नमस्कार। सोचिए 2026 में दुनिया की नज़र एक ऐसी जगह पर है जिसकी उम्मीद शायद कम ही लोग करते हैं, ग्रीनलैंड। बिल्कुल। जब हम बड़ी ताकतों की बात करते हैं तो वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को का नाम आता है। लेकिन आज की कहानी का सेंटर स्टेज है एक विशाल बर्फीला द्वीप। और ये सिर्फ बर्फ की चादर नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच एक नया अखाड़ा बन गया है। हाँ, और इस खेल के केंद्र में है डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिशें। एक ऐसी पेशकश जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। आज हम इसी के तहत तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप प्रशासन की ये दिलचस्पी अचानक क्यों जागी। ये कहानी सिर्फ जमीन खरीदने की नहीं है। नहीं, इसके पीछे चीन है, रूस है, भविष्य की टेक्नोलॉजी पर कब्जे की होड़ है और एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल लड़ाई है। हमारा मकसद ये समझना है कि ये बर्फीला द्वीप अमेरिका के लिए अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया। और मामला ऊपर से जितना सीधा लगता है, अंदर से उतना ही पेचीदा है। ये हमें आर्कटिक की बदलती हकीकत दिखाता है, जहाँ पिघलती बर्फ नए रास्ते खोल रही है और नए खजाने भी। हाँ, लेकिन साथ ही नए टकराव भी पैदा कर रही है। तो आज हम 3 मुख्य पहलुओं पर ध्यान देंगे। पहला, ग्रीनलैंड की खास लोकेशन और उसका मिलिट्री एंगल। दूसरा, बर्फ के नीचे छिपा वो खरबों का खजाना। और तीसरा, इस पूरी कहानी में चीन का क्या रोल है और अमेरिका उससे इतना क्यों डर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बहुत से लोगों ने ग्रीनलैंड का नाम तो सुना है, लेकिन जानते नहीं कि है क्या। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन ये कोई आज़ाद देश नहीं है ना? सही। ये डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। मतलब उनके अपने अंदरूनी मामले चलाने की आज़ादी है, लेकिन विदेश नीति और सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दे अभी भी कोपेनहेगन ही देखता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी लोकेशन। हाँ, और अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो ये बिल्कुल बीचों बीच है। एक तरफ उत्तरी अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोप और ठीक ऊपर रूस। ये अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के संगम पर बैठा है। तो एक तरह से ये दुनिया की छत पर बैठा एक चौकीदार है, जहां से हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा सकती है। बिल्कुल यही। और अब यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, 2 बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं। पहली, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। इन्हें नदन सी रूट कहते हैं। अच्छा। ये रास्ते एशिया और यूरोप के बीच जहाजों का सफर हफ्तों कम कर सकते हैं। सोचिए इससे व्यापार में कितना पैसा और समय बचेगा। और दूसरी चीज, यकीनन वो खजाना होगी जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। हाँ, दशकों से वैज्ञानिकों को पता था कि ग्रीनलैंड की मोटी बर्फीली चादर के नीचे खनिजों का भंडार दबा है, लेकिन उसे निकालना लगभग नामुमकिन था। और अब बर्फ पिघलने से वो सुलभ हो रहा है। बिल्कुल। इसीलिए अब इसकी अहमियत सिर्फ नक्शे पर इसकी जगह की वजह से नहीं है, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक तौर पर यह दुनिया के सबसे हॉट प्रॉपर्टीज में से एक बनता जा रहा है। तो ये तो हुई इसकी अहमियत। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जिसने सबको हैरान किया। अमेरिका इसे खरीदना ही क्यों चाहता है? हमारे स्रोतों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के इसके पीछे 3 मजबूत कारण हैं। पहला है शुद्ध सैन्य रणनीति। हाँ, और इसकी जड़ें आप देखिए कोल्ड वॉर तक जाती हैं। अमेरिका का ग्रीनलैंड में पहले से ही एक बहुत अहम और खुफिया मिलिट्री बेस है, पिटोफिक स्पेस बेस। ये अमेरिका का सबसे उत्तरी मिलिट्री बेस है। सही। और ये दशकों से उनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा रहा है। लेकिन सिर्फ एक बेस की वजह से पूरे द्वीप पर नियंत्रण की बात करना, ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? ये बेस इतना खास क्यों है? लगता है, लेकिन ये बेस मिसाइल हमलों से बचाने वाली अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, अगर कोई मिसाइल उत्तरी ध्रुव की तरफ से अमेरिका पर दागी जाती है तो सबसे पहले यही पता चलेगा। लेकिन इसका असली महत्व एक और चीज से जुड़ा है, जिसे जियोपॉलिटिक्स में GIUK गैप कहते हैं। GIUK गैप, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? GIUK का मतलब है G से ग्रीनलैंड, I से आइसलैंड और UK मतलब यूनाइटेड किंगडम। ओके। इन तीनों के बीच का जो समुद्र का हिस्सा है वो अटलांटिक महासागर का मेन गेट है। अच्छा, एक तरह का गेटवे। बिल्कुल। जिसका इस गेट पर कब्जा है वही तय करेगा कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर रहेगा, खासकर जब बात दुश्मन की पनडुब्बियों की हो। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका इसी रास्ते पर नजर रखकर सोवियत नेवी को रोकता था। और अब रूस के दोबारा आक्रमण होने के साथ इस गेट की चौकीदारी फिर से जरूरी हो गई है। बिल्कुल। इसीलिए पिटोविक बेस इस निगरानी तंत्र का एक अहम हिस्सा है।
ट्रंप प्रशासन का तर्क ये है कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का सीधा नियंत्रण हो तो इस बेस की सुरक्षा हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। मतलब उन्हें डेनमार्क की राजनीति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सही। अच्छा, तो एक तरफ तो अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर को और मजबूत करना चाहता है, लेकिन ये कहानी सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों की नहीं है। असली खेल तो उस खजाने का है जो बर्फ के नीचे दबा है। ये दूसरा कारण है ना? हाँ, और शायद ये मिलिट्री कारण से भी ज्यादा बड़ा है। ग्रीनलैंड को भविष्य का सऊदी अरब कहा जा रहा है। भविष्य का सऊदी अरब? हाँ, अनुमान है कि यहाँ खरबों डॉलर के खनिज और तेल गैस के भंडार दबे हो सकते हैं। और ये कोई आम कोयला या लोहा नहीं है, हम बात कर रहे हैं उन चीजों की जो आज की दुनिया को चलाती हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और लिथियम। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इनके बिना हमारी मॉडर्न जिंदगी ठप हो जाएगी। हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी, विंड टर्बाइन और यहाँ तक कि डिफेंस टेक्नोलॉजी भी। हाँ, लड़ाकू जहाज और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम सब कुछ इन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर निर्भर है। एक मिनट, इसका मतलब जो लड़ाई ग्रीनलैंड की बर्फ पर लड़ी जा रही है उसका सीधा असर हमारी जेब में रखे फोन पर पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है। और जहां तक मुझे पता है, इन खनिजों की सप्लाई पर आज की तारीख में एक ही देश का दबदबा है, चीन। सटीक पकड़ा आपने। दुनिया की लगभग 80 से 90% रेयर अर्थ सप्लाई चीन से आती है। ये चीन के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है। वो जब चाहे सप्लाई रोक सकता है। हाँ, और पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को घुटनों पर ला सकता है। इसलिए अमेरिका और यूरोप जैसे देश दशकों से इसका विकल्प ढूंढ रहे हैं। ग्रीनलैंड वो विकल्प हो सकता है। तो जिस देश का ग्रीनलैंड के इन भंडारों पर नियंत्रण होगा, उसका भविष्य की टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण होगा। एक तरह से हाँ, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक फायदा है। तो पहला कारण हुआ सैन्य नियंत्रण, दूसरा हुआ भविष्य की टेक्नोलॉजी पर कब्जा। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे बड़े कारण पर, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, चीन और रूस को रोकना। हाँ, ट्रंप प्रशासन का मुख्य तर्क यही था। उनका मानना है कि अगर अमेरिका ने आगे बढ़कर ग्रीनलैंड पर अपना प्रभाव नहीं बढ़ाया तो वो एक खाली मैदान छोड़ने जैसा होगा, जिसे भरने के लिए चीन या रूस फौरन आ जाएंगे। उनका दावा है कि आर्कटिक में चीन या रूस का बढ़ता प्रभाव उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लिए सीधा खतरा है। बिल्कुल, वो नहीं चाहते कि चीन आर्कटिक में अपनी मौजूदगी किसी भी तरह से बढ़ाए, चाहे वो रिसर्च के नाम पर हो या व्यापार के नाम पर। और ये सिर्फ एक कोरा डर तो नहीं है। नहीं, रूस आर्कटिक में सोवियत संघ के जमाने के अपने ठंडे पड़े मिलिट्री बेस को फिर से गर्म कर रहा है, नए नए आइस ब्रेकर जहाज बना रहा है। और चीन का तरीका तो अलग है, जैसा हम आगे बात करेंगे। हाँ, वो भी इस क्षेत्र में अपनी पैठ बना रहा है, भले ही उसका तरीका बहुत अलग और शांत क्यों न हो। तो संक्षेप में कहें तो ट्रंप की दिलचस्पी के पीछे 3 स्तंभ है: सैन्य सुरक्षा, खरबों के संसाधन और सबसे बढ़कर अपने सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल दुश्मन चीन को इस रणनीतिक इलाके से बाहर रखना। ये 21वीं सदी के ग्रेट गेम का एक नया बर्फीला मैदान है। अच्छा, तो ये तो हुई अमेरिका की सीधी सादी हम खरीद लेंगे वाली सोच। लेकिन इस खेल में एक और खिलाड़ी है जो बहुत चुपचाप काम कर रहा है, चीन। उनका तरीका तो बिल्कुल अलग है ना? हाँ, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। बीजिंग ने कभी भी खुलकर ये नहीं कहा कि वो ग्रीनलैंड में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। इसके बजाय चीन खुद को एक निकट आर्कटिक राज्य यानी नियर आर्कटिक स्टेट कहता है। एक मिनट, निकट आर्कटिक राज्य? चीन तो हजारों मील दूर है, ये तो बड़ी अजीब बात है। वो ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं? यही तो चीन की डिप्लोमेसी का कमाल है। उनका तर्क है कि आर्कटिक में जो भी होता है उसका असर पूरी दुनिया के मौसम और व्यापार पर पड़ता है, इसलिए चीन भी इसका एक स्टेक होल्डर है। और इसी दावे के आधार पर वो आर्कटिक में अपनी भूमिका चाहता है। सही। चीन की रणनीति सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक डिप्लोमेटिक है। वो सीधे टकराव से बचता है। तो ये आर्थिक डिप्लोमेटिक रणनीति असल में है क्या? वो कर क्या रहे हैं? इसके 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला है निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में। हाँ, चीन ने ग्रीनलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों को बनाने में पैसा लगाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। दूसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान। चीन आर्कटिक में रिसर्च स्टेशन बना रहा है। मतलब उनका लक्ष्य मिलिट्री बेस बनाना नहीं, बल्कि वहां के संसाधनों तक अपनी पहुंच पक्की करना है। बिल्कुल। अगर हम एक एनालॉजी इस्तेमाल करें तो अगर अमेरिका का तरीका सीधे सीधे दरवाजा खटखटाकर घर खरीदने का है, तो चीन का तरीका है पहले पड़ोस में एक दुकान खोलना, फिर धीरे धीरे रियायती सामान देकर पूरे बाजार पर कब्जा कर लेना। बहुत सटल माया और शायद अमेरिका की नजर में ज्यादा खतरनाक। बिल्कुल, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है। वो इसे चीन की खामोश विस्तारवादी नीति के तौर पर देखते हैं। आज आर्थिक मदद,
कल रणनीतिक दबाव। वो जानते हैं कि अगर ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था चीन के निवेश पर निर्भर हो गई तो भविष्य में बीजिंग का वहां जबरदस्त प्रभाव होगा। हाँ, अमेरिका के नजरिए से चीन का ये तरीका ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता। अमेरिका इसे एक ऐसे शतरंज के खेल के रूप में देखता है जहां चीन नियमों को बदले बिना ही खेल को जीतने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि वो पहले ही चेकमेट बोल दे। सही। तो अगर हम इस पूरे मामले का सार निकालें तो ट्रंप प्रशासन ग्रीनलैंड को 21वीं सदी की बड़ी ताकतों की लड़ाई में एक बहुत ही जरूरी मोहरे के तौर पर देखता है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अमेरिका की वैश्विक ताकत बनाए रखने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, खासकर चीन को इस होड़ में पीछे रखने के लिए। आर्कटिक एक नया मोर्चा है और जो भी इस मोर्चे को कंट्रोल करेगा उसे भविष्य की लड़ाई में एक बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हर कोई अमेरिका की इस सोच से सहमत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो ग्रीनलैंड और डेनमार्क के नेताओं ने इस विचार का जोरदार विरोध किया। उनका जवाब बहुत साफ था, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। उन्होंने इसे अपनी संप्रभुता पर हमले के तौर पर देखा होगा। जाहिर है। आप सोचिए, 21वीं सदी में कोई देश दूसरे देश का एक हिस्सा खरीदने की बात कर रहा है, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हो। ये अपमानजनक है। लेकिन राजनेताओं के अलावा क्या एक्सपर्ट्स भी ट्रंप के इस कदम को लेकर सवाल उठाते हैं? हाँ, कई बड़े रणनीतिक विशेषज्ञ इसे अत्यधिक रणनीतिक अतिशयोक्ति मानते हैं। मतलब उनका मानना है कि अमेरिका इस मामले को जरूरत से ज्यादा तूल दे रहा है। हाँ, कि खतरा उतना बड़ा नहीं है जितना बताया जा रहा है। उनका तर्क क्या है? क्या वो चीन के खतरे को नहीं मानते? वो मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इससे निपटने के तरीके अलग होने चाहिए। उनका तर्क है कि अमेरिका के पास पेसिफिक बेस को लेकर डेनमार्क के साथ पहले से ही एक बहुत मजबूत सुरक्षा संधि है और वो समझौता दशकों से काम कर रहा है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। तो फिर पूरे द्वीप को खरीदने की क्या जरूरत है? तो उनका कहना है कि सीधे नियंत्रण की कोशिश करना गैर जरूरी है और इससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। सही। उनका मानना है कि इस तरह का आक्रामक कदम डेनमार्क जैसे एक महत्वपूर्ण नेटो सहयोगी के साथ संबंधों को खराब कर सकता है। उनके अनुसार चीन के प्रभाव को रोकने के लिए डिप्लोमेसी और आर्थिक सहयोग जैसे बेहतर तरीके मौजूद हैं। तो एक तरफ यह तर्क है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक जरूरी और दूरदर्शी कदम है और दूसरी तरफ यह तर्क है कि ये एक गैर जरूरी और बढ़ा चढ़ाकर उठाया गया कदम है। बिल्कुल, और यही इस मुद्दे को इतना जटिल और दिलचस्प बनाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे बर्फ से ढका एक द्वीप जो दुनिया के नक्शे पर एक कोने में नजर आता था, अब अमेरिका और चीन के बीच वैश्विक होड़ का सेंटर पॉइंट बन गया है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि भविष्य के व्यापार मार्गों, कीमती संसाधनों और सैन्य शक्ति के कंट्रोल का एक सिंबल बन गया है। और ये कहानी सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं है, ये आर्कटिक की उस बदलती हकीकत को दिखाती है जिसके बारे में हम कम ही बात करते हैं। जैसे जैसे दुनिया गर्म हो रही है और बर्फ पिघल रही है, ये ठंडा इलाका अवसरों और टकराव दोनों के लिए गर्म हो रहा है। बिल्कुल। ग्रीनलैंड का मामला इस बात का एक साफ संकेत है कि आने वाले दशकों में बड़ी ताकतों के बीच लड़ाई के मैदान कौन से होंगे। अब लड़ाई सिर्फ जमीन या समुद्र पर नहीं, बल्कि पिघलती बर्फ पर भी होगी। और जाते जाते एक विचार यहाँ छोड़ जाते हैं। इस पूरे जियोपॉलिटिकल खींचतान में, इस बड़ी शतरंज की बिसात पर ग्रीनलैंड में रहने वाले मुट्ठी भर लोगों की अपनी इच्छा और संप्रभुता का क्या होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या वे इन बड़ी शक्तियों के खेल में महज एक मोहरा बनकर रह जाएंगे, या वे इस नई मिली अहमियत का फायदा उठाकर अपने भविष्य की दिशा खुद तय करेंगे? इसका जवाब ही आर्कटिक के भविष्य को आकार